Hello everyone, warm welcome to this online educational platform. I am Sumit Singh, your physics science educator. और इस प्लेटफॉर्म पर हम सेशंस लेके आए हुए हैं और ये आज की क्लास जो है वो है सुपर साइंस सेशन। और किन बच्चों के लिए जो हिंदी माध्यम के हैं, हिंदी वर्जन जो है ये हमारा सेशन चल रहा है। इसमें अब तक जो है हम क्लास 5 जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले हमने फिजिक्स के चैप्टर को जो है फिजिक्स को शुरुआत किया है और आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 6 है, जिसमें हम साउंड, ध्वनि, वेव को हम पढ़ेंगे। तो साउंड जो है बेसिकली प्यारे बच्चों क्या है, ध्वनि क्या है, एक तरह की तरंग है। तो इसको समझने से पहले हम किसको समझेंगे, वेव को, तरंग। ठीक है, तो वेव क्या होता है, वेव एक तरह का विक्षोभ है, विक्षोभ, डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस। और ये डिस्टरबेंस कब होगी, जब कोई मीडियम होगा और मीडियम में क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे। ठीक है ना, जैसे कि हम जब ही तो पढ़ाएंगे जब क्लास में बच्चे होंगे। शोर कब होगा क्लास में, जब क्लास में बच्चे बैठे होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, तभी तो शोर होगा। खाली क्लास होगी तो उसमें क्या शोर होगा। ठीक है ना, तो वेव जो है, वेव कैसे बनती हैं, जब मीडियम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स जो हैं मूवमेंट करते हैं, मोशन करते हैं। ठीक है, तो वो मोशन करने से वो एक दूसरे से टकराएंगे और अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे और उससे क्या होगी, डिस्टरबेंस होगी। और वहीं से जो है वो एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं और उसी को हम ऑर्गेनाइज वे में क्या कह देते हैं, वेव, तरंग जो है पैदा हो जाती है। जैसे कि आप देखते हैं, आप पानी के अंदर जब पत्थर को मारेंगे तो एक वेव, एक लहर सी बन जाती है। तो जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। मूवमेंट करने से एक डिस्टरबेंस बनी है और वो जो है वो पर्टिकुलर एक ऊर्जा को दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं, जिसके कारण आप एक खाली डब्बा जो है उसके अंदर अगर पानी के अंदर डालोगे और पत्थर मारोगे और जो वेव बनेगी, तो वो जो डब्बा है कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह से मूवमेंट करता है। ठीक है, तो ये है, आप जो है स्प्रिंग के अंदर जो आप देखते हैं वेव, ठीक है, स्प्रिंग रस्सी के अंदर जो आप देखेंगे, तो ये अलग अलग एग्जाम्पल हैं। तो उसी में ही हमें वेव्स में हमें किसे पढ़ना है, साउंड वेव्स को पढ़ना है। ये आपका जो है ना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे। तो आइए देखिए, ध्वनि जो है वो ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है, ऊर्जा का ही एक रूप है और ये ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती है। ठीक है, ध्वनि हमेशा कंपन से उत्पन्न होती है, बिना कंपन के ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती है। यही कारण है प्यारे बच्चों, चांद के ऊपर, ठीक है ना, तो मून के ऊपर जब जो है ये साइंटिस्ट जाते हैं तो वो बात करेंगे तो उनको एक दूसरे को बात सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहां जो है मेटलिस्टिक मीडियम है ही नहीं, पार्टिकल्स है ही नहीं। और साउंड के लिए कणों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, साउंड के लिए पार्टिकल का होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। तो मून के ऊपर कोई मीडियम नहीं है, इसके कारण साउंड नहीं सुनाई देती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई चांद के ऊपर जाकर जो है साउंड क्यों नहीं सुनाई देती, क्योंकि वहां कोई मेटलिस्टिक मीडियम है ही नहीं, माध्यम नहीं है। साउंड को, ध्वनि को माध्यम की जरूरत है, माध्यम के अंदर कणों की जरूरत है, कणों के कारण ही जो है कंपन उत्पन्न होगी, कण से कंपन उत्पन्न होगी, तभी हमें ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है ना, नेक्स्ट है प्रोपेगेशन या प्रोडक्शन ऑफ साउंड। प्रोडक्शन ऑफ साउंड किससे होगी, वाइब्रेशन से, कंपन से होती है। ठीक है ना, वस्तु के कणों के आगे और पीछे होने से जो गति उत्पन्न होती है उससे ही हमें साउंड सुनाई देती है। ध्वनि का संचरण, ध्वनि का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना ध्वनि का संचरण कहलाता है। मैं आपको इस सब चीजें बता चुका हूं। जैसे ही कण कंपन करते हैं वे आपस में, आप आसपास के कणों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते हैं और ध्वनि को माध्यम में आगे प्रसारित करते हैं। बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो ध्वनि का प्रसार माध्यम के कणों के कारण ही होता है, ये इंपॉर्टेंट। अगर ये अर्थ पे हैं इसलिए हमें साउंड सुनाई देती है, मून के ऊपर हमें नहीं सुनाई देती क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो वेव जो होती हैं, ठीक है,
तो वेव जो है वो बेसिकली मैंने आपको बता ही चुका हूं क्या है कि एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन डिस्टरबेंस होती है मीडियम के अंदर, मीडियम के पार्टिकल्स के कारण, ठीक है ना। तो वेव जो है हमारी यहाँ दो प्रकार की है, एक और भी होती है को हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे। तो वेव बेसिकली एक तो होती है नॉन मैकेनिकल वेव, एक होती है मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंग के गैर यांत्रिक तरंगे, ठीक है ना। जो यांत्रिक तरंगे होती हैं उनको माध्यम की आवश्यकता होती है, ये ध्यान रखना। मैकेनिकल है तो उनको मीडियम चाहिए। मैकेनिकल का मतलब क्या है, मेटेरियल, मीडियम। तो मेटेरियल जो है उसको मीडियम चाहिए, तो वो मैकेनिकल वेव कहलाएंगी। जो नॉन मैकेनिकल है उनको कोई मटेरियल या मीडियम नहीं रिक्वायरमेंट है, तो वो कहलाती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन्हें प्रसार के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसलिए जो है ये वैक्यूम के अंदर भी, निर्वात के अंदर भी चल सकते हैं। वैक्यूम मतलब हिंदी में कहेंगे निर्वात में भी प्रसार कर सकती हैं। जैसे कि लाइट, सूरज की जो किरणें हैं वो किरणें वैक्यूम से होती हुई हमारी पृथ्वी पर हमारे तक पहुंचती है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैकेनिकल वेव का एग्जांपल है साउंड वेव, स्प्रिंग, स्ट्रिंग वेव, लॉट ऑफ जो है एग्जांपल्स ये रहेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल वेव जो है वो दो प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। एक अनुप्रस्थ और एक अनुदैर्ध्य, ठीक है। इनमें क्या डिफरेंस है, एक ट्रांसवर्स है और एक लॉन्गिट्यूडिनल है। तो ट्रांसवर्स वेव के अंदर जो पार्टिकल है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर चलता है। आ गई बात समझ आपको। तो इसके अंदर क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव में जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, इस तरफ चलने के लिए जो है पार्टिकल अगर यहाँ है तो वो परपेंडिकुलर चलता है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या होता है, जो प्रोपेगेशन, जो संचरण की जो दिशा है, ठीक है, उसमें कण जो है इस तरह से चलेंगे, ठीक है, पैरेलल चल रहे हैं, उसके पैरेलल, समानांतर चल रहे हैं लॉन्गिट्यूडिनल में। ट्रांसवर्स में लंबवत चलेंगे, ठीक है ना। ये एक डिफरेंस है, बस इसी से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेकेंडली जो है ये क्रस्ट और ट्रफ बनाएंगे। ट्रांसवर्स में क्या बनाते हैं, क्रस्ट और ट्रफ बनाएंगे। लॉन्गिट्यूडिनल में क्या बनाते हैं, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। कण जो है वो एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, फिर एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और वो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव का जो उदाहरण है वो क्या है, ध्वनि। हमारे चैप्टर का नाम जो है इसलिए इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ट्रांसवर्स वेव को आप याद रख सकते हो वाटर वेव, पानी के अंदर जो वेव उत्पन्न होते हैं आप देखते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है, वो इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल वेव के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और लॉन्गिट्यूडिनल वेव में अब क्या है, ध्वनि। तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव, तो साउंड वेव का किस तरह से होता है कि आप ये देख लीजिए कि बाई चांस जो है किसी व्यक्ति है, ठीक है ना, ये मैंने बना दिया, इसने कुछ बोला कि हेलो, तो ये जो कण है हमारे यहाँ पे इस तरह से है, ठीक है। ये हमारा जो वातावरण है, और ये इस दूसरे व्यक्ति के कान है, ईयर है। तो ये क्या होगा, जब ये हेलो बोलेगा तो ये पार्टिकल्स एक बार तो ऐसे ऐसे होंगे, पास पास आ जाएंगे, ठीक है, फिर दूर दूर चले जाएंगे, और इस तरह से ऐसे चलेंगे। डायरेक्शन ऑफ मोशन के पैरेलल चल रहे हैं कण, यहाँ ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन बनाते हैं। कंप्रेशन कहाँ होगा, जब ज्यादा पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे, उच्च घनत्व उच्च दाब। रेयर फ्रैक्शन क्या होगा, जब पार्टिकल दूर दूर चले जाएंगे, कम घनत्व कम दाब, ठीक है ना। इस तरह से हमें जो ये हेलो है ये सुन जाएगा, ठीक है। तो और आपको ये ध्यान रखना है, साउंड की जो सबसे ज्यादा साउंड जो है वो सॉलिड के अंदर, फिर लिक्विड के अंदर, फिर गैस के अंदर, ठीक है। और वो क्यों है, पार्टिकल्स की पोजीशन के कारण। माध्यम के कण जितने सघन होंगे उतनी तेजी से ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, ठीक है ना, सॉलिड के अंदर ज्यादा होती है, ठीक है ना। स्टील
जो सॉलिड है एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा होती है उनकी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक। साउंड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ध्वनि सभी तरंगों की तरह एक निश्चित गति से यात्रा करती है, इसमें आवर्ती और तरंगदैर्ध्य के गुण होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब मैं कुछ पैरामीटर्स आपको बताता हूं। जैसे आवर्ती शब्द, आप तरंगदैर्ध्य सुन रहे हैं, इनको आप समझिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि भाई तरंगदैर्ध्य क्या होता है। ये बेसिकली एक डिस्टेंस होता है। जैसे आप ये कोई वेव देख रहे हैं, तो ट्रफ के बीच की दूरी को, इसको भी आप कह सकते हैं, इसको भी। ये दोनों ही क्या है, हमारी वेवलेंथ है। तरंगदैर्ध्य, दो रिंग और दो गर्त के बीच की दूरी जो है, ठीक है, दो क्रस्ट के बीच की दूरी कह लो आप, या जो दो ट्रफ के बीच की दूरी है, ये हमारी क्या कहलाती है, वेवलेंथ। तो ये दूरी है एक प्रकार से। ठीक है, तो ये दूरी है। और आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करें, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितनी जो तरंगे हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम कहते हैं आवर्ती। फ्रीक्वेंसी वन अपॉन टाइम। ठीक है, वन कंप्लीट साइकिल बटे में टाइम। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्पीड क्या होगी, स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है। डिस्टेंस क्या है हमारा, वेवलेंथ है, तो ये हमारी वेवलेंथ। और वन अपॉन टाइम क्या कहलाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, तो जो वेवलेंथ है उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारा क्या है, म्यू। ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आ जाते हैं अब जो है, ये चीज मैंने आपको बताई दी है। ठीक है, तरंगदैर्ध्य दो क्रमिक शिखरों के बीच की दूरी या गर्तों के बीच की दूरी, बिल्कुल सही है, बता चुका हूं। फ्रीक्वेंसी आपको ध्यान रखना है, प्रति सेकंड गिने जाने वाले कंपनों की संख्या को हम क्या कहते हैं, आवर्ती फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जो ये यूनिट है, हेजर्ट, हेनरी हेजर्ट एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम से है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सामान्य व्यक्ति जो है ये इतने से इतने 20 हेजर्ट से लेके 20,000 हेजर्ट के बीच की ध्वनि को सुन सकता है। और जो ये फ्रीक्वेंसी है कि ये क्या होती है, वन अपॉन समय अवधि, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब अलग अलग मीडियम्स के अंदर आप देखिए, ध्यान रखिए। नॉर्मली एयर के अंदर हम जो लेते हैं 342 लेंगे, आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, ये जो है मीटर पर सेकंड, ये ध्वनि की गति होती है लगभग 20 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों आपके लिए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा किसकी होती है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। स्टील की कितनी होती है, ये आपका क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। आयरन के अंदर कितनी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आ चुके हैं। फ्लिंट ग्लास के अंदर जो है स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी, ये पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। वाटर, सी वाटर लगाओ या जो डिस्टिल्ड वाटर है उसके अंदर जो है स्पीड ऑफ साउंड क्या रहेगी। ठीक है, गैसेस जो है, गैसेस के अंदर जो है क्या रहेगी, एयर के अंदर आपको ध्यान रखना है 342 या फिर 343 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आप समझिए, कुछ आपकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। पिच की अगर हम बात करें, ठीक है, हम कई बार कहते हैं कि बहुत तिखी आवाज है। ठीक है, तो पिच जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, पिच जो है प्यारे बच्चों आवृत्ति के ऊपर डिपेंड करती है। बस ये आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, फंडामेंटल्स पे आपको ध्यान देना, और किसी चीज की जरूरत नहीं। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी तेज होगी उतनी ज्यादा पिच ज्यादा होगी, मतलब जो है तीक्ष्ण जो है ध्वनि होगी, तिखी आवाज होगी। ठीक है, जितनी कम आवृत्ति होगी उतनी ही पिच कम होगी, और उतनी ही प्रबलता वाली मोटी आवाज होगी। ठीक है ना प्यारे बच्चों, आपने आमतौर पर देखा होगा जो महिलाएं हैं उनकी जो है तीखी आवाज होती है, तीक्ष्ण। वो क्यों होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी जो है ज्यादा होती है। और बेसिकली तो क्या है, उनका जो है जो साउंड प्रोड्यूस करने वाला है वो जो है उसका स्मॉल होने के कारण, ये मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आपको ये चीज ध्यान रखनी है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है पिच। ठीक है, और इसी तरह जो लाउडनेस होती है, प्रबलता, क्या है, लाउडनेस, प्रबलता। तो प्रबलता जो है वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी
एम्पलीट्यूड के ऊपर, ठीक है ना, एम्पलीट्यूड के ऊपर। और एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड करता है? वो करता है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो आपको आप इस तरह से समझिए इसको, कि ये मान लीजिए ये कोई वेव है, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये चीज है। तो ये जो है ये क्या है? आपका एम्पलीट्यूड। और मान लो क्या, कोई वेव इस तरह से जा रही है, तो ये जो है ये मैक्सिमम आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा? मैक्सिमम, ठीक है। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है। और एम्पलीट्यूड के जो है लाउडनेस, जितनी ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतनी ज्यादा लाउडनेस होती है। पुरुषों की जो ध्वनि है, आवाज है, वो थोड़ी प्रबल लाउड होती है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए, फ्रीक्वेंसी भी मैं आपको बता चुका हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अल्ट्रासाउंड। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। पिच जो है इसको हम कर ही चुके हैं, ये रिपीट हो गया स्लाइड। एप्लीकेशन सोनोग्राफी, ये चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, ये आप इसको समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट वेरियस अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर जो है क्या रहेगा, ठीक है। जो हमारे दाब, तापमान और ये अलग अलग जो जो है मापदंड है, फैक्टर्स, उनका साउंड की स्पीड के साथ क्या रिलेशन है, इसको आप ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आप प्रेशर देखिए, प्रेशर ज्यादा हो या प्रेशर कम हो, ठीक है ना। तो जो स्पीड ऑफ साउंड है पर्टिकुलर गैसेस की, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज, ठीक है। गैसेस के अंदर जो है गैसेस हैं, उनका प्रेशर बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, उससे साउंड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ जी। लेकिन अगर फ्लूइड है, लिक्विड है, तो लिक्विड के अंदर जो है स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर पानी जो है, पानी का प्रेशर अगर बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, तो प्रेशर बढ़ा देंगे तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बढ़ जाएगी, और घटा देंगे तो स्पीड ऑफ साउंड घट जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। सेकंड है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है, आप इसको इस तरह से ध्यान रख सकते हैं, टेम्परेचर जो है वो, जो विलोसिटी साउंड की जो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के अंडर रूट के, ठीक है ना। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो विलोसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उसी के अनुरूप जो है ध्वनि की जो चाल है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी के लिए आप ये ध्यान रखेंगे, जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट के, ठीक है ना, ये चीज, ठीक है। जितनी ज्यादा घनत्व बढ़ेगा, वेलोसिटी उतनी ज्यादा कम हो जाएगी। किसी भी माध्यम में घनत्व ज्यादा होगा, ध्वनि की चाल कम हो जाती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी जो है, ह्यूमिडिटी की अगर हम बात करें, तो ह्यूमिडिटी का भी घनत्व के साथ लिंक है। जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो डेंसिटी क्या होगी? उतनी ही कम होगी। और डेंसिटी कम होगी तो वेलोसिटी ऑफ साउंड जो है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह ह्यूमिडिटी जितनी कम होगी, अगर माध्यम में आर्द्रता कम होगी, ठीक है, तो घनत्व वो ज्यादा होगा, और घनत्व ज्यादा होगा तो ध्वनि की चाल क्या होगी? कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, टेक्निकल है, आप इन फार्मूलों से ही कर पाएंगे इनको, ठीक है। कि एक्चुअल में जो ध्वनि की गति है वो टेम्परेचर के साथ किस तरह संबंध, डायरेक्टली है तो बढ़ने के साथ बढ़ेगी, इनवर्सली है तो बढ़ने के साथ घटेगी, घटने के साथ बढ़ेगी, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन जो है ये बेसिकली लाइट का टॉपिक है, इसको हम आगे करेंगे, ठीक है ना। सेम फिनोमिना ही है, साउंड भी इसी तरह से है, ऑब्जेक्ट से ऐसे टकरा कर इस तरह से आने का, ठीक है। इको जो प्रोड्यूस होती है, इसको आप समझे, जो हम जो कुछ भी बोलते हैं हमारे दिमाग में 0.1 सेकंड तक बना रहे रहता है, ठीक है। लेकिन हम ध्वनि की गूंज तब तक नहीं सुन सकते जब तक कि वो परावर्तित ना हो जाए, रिफ्लेक्ट ना हो जाए, ठीक है ना।
रिफ्लेक्शन होकर आएगी तभी तो इको प्रोड्यूस होगी, ठीक है ना। तो एक प्रतिध्वनि इको जो है सुनने के लिए न्यूनतम समय अंतराल 0.1 सेकंड होना चाहिए। प्रतिध्वनि के लिए सूत्र जो है वही आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। डिस्टेंस जो है, ये दो डिस्टेंस देखो, एक तो ये डिस्टेंस कवर करेगा, फिर ये डिस्टेंस कवर करेगा। 2d/t जो है इसका रहेगा। स्रोत और परावर्त सतह के बीच की दूरी d ली गई है, ठीक है ना। तो वहां से हम निकालेंगे इसे। एक प्रतिध्वनि के लिए लिया गया समय स्रोत और परावर्त सतह के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देखिए, आप एक प्रतिध्वनि उत्पन्न करने के लिए आवश्यक न्यूनतम दूरी की गणना कीजिए। तो टाइम ये है और स्पीड हमने ली है ये, और स्पीड ऑफ एयर आप कह सकते हो, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ठीक है ना। तो ये एस जो है वो 2d/t लिया है हमने। बेसिकली तो क्या, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जो है ये दो है, ठीक है ना। जब साउंड जो है यहां से गई यहाँ, फिर यहाँ आई, तो ये 2d हो गया। तो यहां से डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं, ये इस प्रकार से आए। लगभग इतने मीटर की दूरी चाहिए अगर हमें इको सुननी है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। तो एप्लीकेशन देखिए, लाउड स्पीकर यूज किए जाते हैं, स्टेथोस्कोप जो है डॉक्टर द्वारा यूज किया जाता है स्मॉल साउंड्स को सुनने के लिए। जो कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं, कॉन्सर्ट रूम या कॉन्सर्ट भी सही है, कॉन्फ्रेंस हॉल जो है उनकी जो सेलिंग होती है, ठीक है, उनका तो स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाता है। कॉन्सर्ट हॉल में छत को घुमावदार बनाया जाता है ताकि घुमावदार सतह से परावर्तन के बाद ध्वनि हॉल के सभी कोनों तक पहुंच सके, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बनाया जाता है। और मेजरिंग डेप्थ ऑफ ओशियन बाय इको, इको के कारण ही जो है जो ओशियन है उसकी जो है डेप्थ हम मेजर कर पाते हैं, कि ध्वनि जो है वो टकरा कर नीचे से फिर जब वापस आएगी तो वहां से हम पता लगा पाते हैं। रिवर्बरेशन एक प्रकार की जो है ये गूंज है जो बार बार परावर्तित के कारण बनती है। देखो इको तो आपका होगा एक तरह से, आपको इस तरह सुनाई देगा, और रिवर्बरेशन में हेलो 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 इस तरह से, ठीक है ना। डॉपलर इफेक्ट ये जब प्रोड्यूस होता है जब सोर्स, ठीक है, सोर्स है या जो सुनने वाला है, ठीक है ना, ऑब्जर्वर है, इनके बीच जब गति होती है, और जब किसी दो चीजों के बीच में जो गति होती है उसको रिलेटिव स्पीड या वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो वो सापेक्ष अगर गति होगी तब डॉपलर इफेक्ट बनता है, उस समय हमें साउंड जो है बढ़ती हुई और घटती हुई सुनाई देती है, ठीक है। जैसे अनाउंसमेंट वाला जो व्यक्ति होता है वो स्पीकर जो है उसका, और वो गाड़ी में बैठा हुआ है, और जब हम हमसे दूर जाएगा तो उसकी साउंड बढ़ती घटती सुनाई देगी। आप जो है प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं तो जो ट्रेन का जो हॉर्न है, ठीक है, एम्बुलेंस जब आपके सामने से जाती है, आप गाड़ी में जा रहे हैं, एम्बुलेंस की साउंड, तो वो घटती बढ़ती जो है वो किसके कारण है, डॉपलर इफेक्ट के कारण है। और ये कब होता है, ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच जब रिलेटिव जो है अपेक्षित गतिमान होता है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखिए एग्जाम्पल क्या है इसका, देखिए सायरन बजाते हुए आपके पास से गुजरने वाली एम्बुलेंस डॉपलर प्रभाव का एक सामान्य प्रदर्शन है, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड हम पढ़ चुके हैं, वो क्या होती है, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, ये चीज आ जाती है। तो ये जो है हमारी ध्वनि तरंगों का संचरण। अब ये देखिए वोकल कॉर्ड जो हम बात कर रहे थे ना, पिच किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वही चीज आ गई है, ठीक है। देखो हमारी जो वोकल कॉर्ड होती है जो साउंड बनाती है वो कुछ इस प्रकार से होती है ऐसे, ठीक है ना। तो जो महिलाएं होती हैं उनके वोकल कॉर्ड की जो साइज है वो छोटा होता है, जिसके कारण ध्वनि की पिच जो है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। पिच फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है और पिच ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण आवाज पतली हो जाती है, तीखी हो जाती है। और जो पुरुष हैं उनका वोकल कॉर्ड बड़ा होता है, जिसके कारण जो है पिच कम होती है, आवाज भारी हो जाती है, लाउडनेस हो जाती है, ठीक है ना। अब ये जो साउंड है, ये कुछ एक स्लाइड में जो छोड़ी हूँ उसमें इनको कवर करूंगा मैं, आप ये देखिए। साउंड एक तो होते हैं इंफ्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, एक होती है ऑडिबल, और एक होती है अल्ट्रा
सोनिक, अल्ट्रा सोनिक। ठीक है, ये अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड, ठीक है ना। अपश्रय, श्रेय, प्राश्रय। तो जिन ध्वनियों की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है वो होती है इंफ्रासोनिक। ठीक है ना, उसको आप ध्यान रखें। जैसे भूकंप है, वेलकानो है, व्हेल है, एलिफेंट, ये सुन सकते हैं, तो इनकी जो है फ्रीक्वेंसी कम होती है। ऑडिबल जो हमारे सुनने लायक है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक पाई जाती है। ठीक है, ह्यूमन एनिमल्स के लिए। और जो अल्ट्रासोनिक है वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। उसको प्रोड्यूस करने वाला जो है एनिमल कौन है? बैट। बैट तो अल्ट्रासाउंड जो है वो अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस भी करता है। ठीक है ना, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये आपका जो है इसमें आपको ध्यान रखना है। सोनार जो एक यूज हुआ है, सोनार को आप ध्यान रखिए। सोनार की फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे। साउंड, साउंड नेविगेशन, नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सोनार है, इसको यूज किया जाता है साउंड नेविगेशन में। जो नेवी शिप होते हैं और जो है पनडुब्बियां होती हैं, सी का डेप्थ देखने के लिए, सामने से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको देखने के लिए। ठीक है ना, तो ये सब चीजें यूज होती हैं। रेडार, सोनार से मुझे याद है रेडार की भी आपको फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है ना, तो ये आपको जो है ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है साउंड वाला। ठीक है ना, साउंड ये तीन तरह की जो है ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये आज की क्लास हमारी यहाँ खत्म होती है चैप्टर के साथ। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।